नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और संकल्प से सिद्धि तक हमारा विशेष प्रोग्राम, जिसमें कि हम हर बार मिलते हैं किसी ऐसे खास व्यक्तित्व से जिन्होंने कुछ संकल्प किया और सिद्धि तक पहुंचे हैं और जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथ मिश्र जी से, जो कि अभी इटली में रह रहे हैं। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वामीनाथ जी। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर इंदु जी। आप धन्य जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और हम बातचीत शुरू करें इसके पहले थोड़ा-सा एक छोटा परिचय इनका देना चाहूँगी, क्योंकि इनका परिचय बहुत बड़ा है और वो पूरा परिचय पढ़ती रहूँगी। इनके किताबों की सूची इतनी लंबी है कि अगर मैं पढ़ती रहूँ, तो इन्होंने समाज के लिए बहुत-बहुत कुछ किया है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन मिश्र जी लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, लोकप्रिय प्राध्यापक, अनुसंधान में रत कवि, लेखक और ख्याति प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने आयुर्वेद पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं और निस्वार्थ सेवा करना और सबके प्रति उदार रहना आपकी विशेषता है। और आपकी एक ख़ासियत और है, देखिए इनमें मतलब मैं कहूँ कि जैसे बहुत सारी कलाओं का एक संगम हो गया है कि आयुर्वेद विषय पर इन्होंने शोध के लिए राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तथा प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राकृतिक चिकित्सा का स्रोत विषय पर शोध के लिए केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद भारत सरकार ने आपको रिसर्च फेलोशिप प्रदान की है। और रस रसायन, पंचकर्म चिकित्सा, आहार और अध्यात्म में अपनी उच्च विशेषताओं के कारण अध्यात्म, आयुर्वेद, योग और संस्कृत के प्रचार प्रसार हेतु भारत सहित आपने इटली, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल आदि यूरोपीय देशों में प्रशिक्षण शिविरों तथा परामर्श का एक महत्वपूर्ण कार्य आपने किया है और लगातार कर रहे हैं। और आपके अंदर स्वाध्याय, अध्ययन एवं अनुसंधान की निरंतरता बनी हुई है। परिणाम स्वरूप लोक कल्याण को दृष्टि में रखते हुए आपने इतने सारे ग्रंथों की रचना की है कि मैं देख रही हूँ इतनी लंबी लिस्ट है डॉक्टर साहब आपके ग्रंथों की कि मैं दो चार ही नाम पढ़ पाऊंगी। रस संहिता, रस रत्नाकर, नाड़ी ज्ञान तरंगिनी का संपादन और नातुरोपथ्य विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद रस शास्त्र, औषधि कैवल्य प्रकाश, न जाने कितने ग्रंथ हैं आपके कि मुझे लगता है मैं पढ़ती जाऊं तो पढ़ती ही चली जाऊंगी। ऋतुचर्या विज्ञान, असाध्य एवं अरिष्ट रोग, और उसके साथ साथ आपने जितनी भी आयुर्वेद से संबंधित किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी है, उसके साथ साथ आपने हिंदी साहित्य के ग्रंथ भी लिखे हैं। स्वामी सतसई, जीवन पथ, गीता निर्झर, दाक्षायणी, महाकाव्य भी रचा है। तो मैं देख रही हूँ कि जिसको कहते हैं ना कि बहुत सारी विधाओं के जैसे कि आप स्वामित्व आपने प्राप्त किया है और अलग-अलग क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं। और अभी आप अ, देखूं तो सामाजिक सेवा के दायित्वों का निर्वहन करते हुए आयुर्वेद विशेषज्ञ, अंतरराष्ट्रीय सलाहकार, आरोग्य निडम, आयुर्वेदिक पंचकर्मा एवं फिजियोथेरेपी क्लिनिक, नई दिल्ली, आयुर्वेदिक फिजिशियन, एंजल रिजॉर्ट एंड स्पा, बोल्जानो, तथा निदेशक स्कूल ऑफ आयुर्वेद मिलान, इटली में आप अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि भारत के लिए भी ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपके जैसा रत्न भारत में पैदा हुआ है, जो पूरे विश्व को अपनी मैं बोलूँ ज्ञान से और अपने कार्यों से फलीभूत कर रहा है हर तरफ। और वास्तव में आयुर्वेद अपने आप में बहुत ही कमाल की चीज़ है और भारत की तो ये सांस्कृतिक परंपरा रही है। और उसके साथ आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को भी लिया है, जिसके बारे में तो हम फिर से चर्चा भी करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और आप नमस्कार। से हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार भी। और अब सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका बचपन कैसे बीता और किस तरह से आपकी ये जीवन यात्रा आगे बढ़ी है, भारत से इटली तक की?
जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर इंदु जी, आपने मुझे अवसर दिया इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। तो पहले तो आपको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा और हमारे जो भाई साहब थे, रमाकांत मिश्र और श्री रमाकर मिश्र, आप दोनों अच्छा। की इच्छा थी कि मैं आयुर्वेद में कुछ काम हुँ, करूं, अच्छा। क्योंकि हमारे गांव में एक हुँ, महिला थी, हुँ, वो छोटी-छोटी दवाइयाँ, जड़ी-बूटियाँ ला करके और हुँ, बहुत सारे बीमारियों को भी वो ठीक कर देती थी। अच्छा। तो मेरा आकर्षण बढ़ा कि आयुर्वेद की जड़ी-बूटी, और हमारे भाइयों ने हुँ, हुँ। हमको विशेष करके इस तरफ प्रेरित किया। हुँ, तो 11वीं-12वीं और 9-10 अपने पास के ही विद्यालय में, हुँ, हुँ। अभी तो अपने गाँव के स्कूल में, उसके बाद थोड़ा 7-8 किलोमीटर दूर एक स्कूल था, सुभाष राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, वहाँ से 12वीं किया। ओके। तो वहाँ पर भी हमारे एक राजमणि सिंह थे, हमारे जीव विज्ञान के अध्यापक थे, उन्होंने हुँ, भी बहुत प्रेरित किया कि एलोपैथिक तो सभी लोग कर रहे हैं, आयुर्वेद हुँ, में कुछ अच्छा काम किया जाए तो भारतीय विज्ञान है, भारतीय जीवन दर्शन वहाँ से प्राप्त हो सकता है। तो जी। इसमें तो वहाँ से प्रेरणा मिली कि आयुर्वेद में कुछ अध्ययन किया जाए। हुँ, यहाँ दिल्ली में आने के बाद हमारा एडमिशन हुआ बीएएमएस में। ये 5.5 वर्ष का ये कोर्स होता है, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद के अंतर्गत चलता है। हुँ, तो हुँ, वो मैं प्रवेश लिया। तो इस प्रकार से आयुर्वेद की यात्रा हमारी प्रारंभ हुई। हुँ। बहुत बहुत सुंदर यात्रा थी। आपका गाँव कौन-सा था? गाँव हमारा वहाँ अयोध्या, आजकल तो अयोध्या जनपद हो गया है। अच्छा, पहले फैज़ाबाद जिला था वो डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अच्छा। वहीं पर अकबरपुर में तो आपके अ, परिवार में कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा में नहीं थे कोई? हमारे परिवार में कोई नहीं था, लेकिन हमारे जो दादा थे यानी ग्रैंडफ़ादर, हाँ, हाँ। उन वो दवाइयाँ वग़ैरह वो तो उस समय तो कोई डिग्री वग़ैरह ऐसी होती नहीं थी। हुँ, हुँ। लेकिन वो कुचला है, कुचला का तेल है, कुछ इस तरह की दवाइयाँ वो खुद बनाते थे। वो मैं अच्छा, देखता था, बहुत बचपन में। अच्छा। तो फिर आपके भाइयों की क्यों इच्छा हुई कि आप आयुर्वेद में जाओ? हमारे पिताजी उस समय बिज़नेस करते थे, लेकिन वो अस्वस्थ हो गए। हुँ, अस्वस्थ हुँ। होने के कारण उनका काम वग़ैरह वो ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे। कलकत्ता में वो लोग अपना ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस था। हुँ, तो चूँकि पिताजी नहीं उतने सक्रिय रहे, तो हुँ, हमारे बड़े भाई साहब जो है, वही एक तरह से गार्जियन हो गए। हुँ, तो हुँ। उन्होंने जैसा निर्देश दिया, जैसा गाइड किया हम लोगों को, हम उसी प्रकार से आगे बढ़े। क्या बात है! बहुत और फिर आप एक तरफ आयुर्वेद में आगे बढ़े और दूसरी तरफ आप हिंदी साहित्य में। तो हिंदी साहित्य में आपकी रुचि कैसे हुई फिर? हिंदी साहित्य में जब आयुर्वेदाचार्य बीए-एमएस करने के बाद जी। मैं शोध के लिए लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ गया दिल्ली में हुँ, आयुर्वेद में। उस समय 2 कैंडिडेट वो आयुर्वेद का रखते थे, तो मेरा उसमें एडमिशन हो गया, तो हमें वहाँ डॉक्टर ब्रह्मित अवस्थी जी मिले और डॉक्टर ओके। ओम प्रकाश। जी। तो ये एक आयुर्वेद के और एक संस्कृत के 2 को गाइडेंस में हमने शोध प्रारंभ किया। तो हमको उन्होंने बताया कि ये गीता गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का नियमित पाठ करो। हुँ, हुँ। तो मैं वो नियमित पाठ करना शुरू किया जी। और वो पाठ करते-करते मेरे मस्तिष्क में आया कि हाँ। क्यों ना इसको हिंदी पद्य में कर दिया जाए, ताकि जो लोग संस्कृत नहीं जानते, वो भी इसका पाठ कर सकें। तो इस तरह से वो हिंदी में लिखने का एक तरह से प्रारंभ हुआ। तो वो गीता निर्झर के नाम से प्रकाशित भी हुई पुस्तक, हाँ, हाँ। चौखंबा पब्लिशर से। तो इस प्रकार से हिंदी में लिखने का थोड़ा अभ्यास हुआ। अभ्यास शुरू कर लिया। तो फिर आपने सबसे पहले गीता निर्झर पर लिखा मतलब आपने गीता को पद जैसा कि मैं देख रही हूँ आपके परिचय में है कि पद्यात्मक गीता। तो आपने जी, गीता के अर्थ को हिंदी में दोहे में लिखा है या कैसे क्या? हाँ, हिंदी को उसी प्रकार से जैसे अनुष्टुप छंद में गीता है, हाँ, वही हाँ। उसी प्रकार से पूरी तरह से
उसमें शब्द जितने हैं वो हिंदी के ही हैं। अच्छा। उसमें उर्दू के शब्दों का हमने मिश्रण नहीं किया है, तो हम्म। आसानी से उसका जो शास्त्रीय पक्ष है वो बना हुआ है। अच्छा, और बहुत। हम्म। जी, जी, जी। जी जी, बहुत सुंदर। और ये स्वामी सतसई क्या है जो आपने लिखी है? स्वामी सतसई नाम तो हमारे मित्रों ने दे दिया उसको। जी। अ, हमारे मन में विचार आया कि जो नीति वचन है, हम्म जो जीवन से जुड़े दर्शन के जो बिंदु हैं, हम्म। उसको दोहे के माध्यम से अगर लिखा जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इस अच्छा। तरह से उसमें हमने लिखना शुरू किया। हम्म और वास्तव में क्या है कि यहाँ तो मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। हम्म। यहाँ इटली में यात्राएँ भी बहुत होती हैं। तो यात्रा के दौरान 2 घंटे, 3 घंटे यहाँ यात्रा बड़ी सुलभ होती है। बहुत बढ़िया ट्रेन होती है, कोई अच्छा। भीड़ नहीं होती है, भोजन अच्छा। वगैरह अच्छा मिलता है हम्म ट्रेन में। एक तरह से वो रिलैक्स होता है। तो उस हम्म। समय का उपयोग हमने ये लिखने में शुरू किया। तो वो क्या? हम्म। जी तो जी। इस प्रकार से वो 150 दोहे हो गए। हम्म। तो उस हमारे लोगों ने कहा भई इसको 100 कर दो, तो सतसई हो गई। अच्छा। एक एक शतक हो गया। बिल्कुल तो उसके बिल्कुल। बाद वो मन में आया कि ये तो और हो जाए, हाँ हाँ। तो भई सतसई अगर हो तो हिंदी में सतसई भी एक है। जी तो जी। वो सतसई है उसमें ना, नीति बिहारी सतसई है। बहुत सारी हाँ, है, सतसई तो बहुत बहुत सारी लिखी गई है सतसई है। हिंदी में। यस यस, जी 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 जी। जी। और दाक्षायणी महाकाव्य क्या है? दाक्षायणी ये सती और शिव के जो अमर प्रेम है, अच्छा। ये कहना चाहिए पहला प्रेम कम पार्वती हो और शिव का जो है, जिसको सती के नाम से। नहीं, पार्वती नहीं, पार्वती सती का दूसरा जन्म है। हाँ, दूसरा जन्म है। जी जी जी। हुँ, जी। तो वैसे लोग कहते हैं कृष्ण और इनका रुक्मिणी का प्रेम है, लेकिन हम्म। ये सती का प्रेम जो है वो आदि प्रेम है। मैं मानता हूँ कि पहला सती और शिव का प्रेम रहा होगा। हम्म। वो मेरे मन में आया। तो हम्म वो इस तरह से भी मन में आया कि सती प्रकृति है हम्म और शिव पुरुष है। शिव हम्म निराकार है, हम्म निर्वैर है, निर्भय है और सच्चिदानंद है। तो उनका और प्रकृति का प्रेम, हम्म। तो उस सती और उसका प्रेम, लेकिन सती जो है वो दक्ष दक्ष की पुत्री के रूप में वो पुराणों भौतिक में शरीर है। के साथ है। जी भौतिकता के साथ है। जी तो जी जी। ये विषय आया कि अगर सती को मिलना है शिव से, प्रेम है, तो उसे भौतिकता को छोड़ना पड़ेगा। अगर जीव मिलना चाहता है, तो उसे अपने अशरीरी होना पड़ेगा। तो हम्म ये विषय एक तो अध्यात्म का मेरे मन में आया कि इसके माध्यम से इसको व्यक्त किया जा सकता है। हम्म। दूसरा ये कि दक्ष जो है उस समय भी अपने को बड़ा-छोटा का भाव उस समय भी था कि दक्ष जो थे वो एक राजा थे, हम्म। वो प्रजापति हैं और शिव एक कहना चाहिए कि बि- भई कोई धन हाँ, नहीं, कोई एक दौलत नहीं, कुछ वो भी मस्त नहीं। जी जी, मस्त जंगलों योगी में और रहना। ज्ञानी। हाँ, तो वो कहे भई इनके साथ ब्याह कैसे कर दूँ मैं? कैसे लेकिन करूं? प्रेम तो हो गया। सती जब बिल्कुल। ने देखा उनके अक्ष को, तो सती को अच्छा। प्रेम हो गया। जी। इसलिए प्रेम तो पूर्व जन्म से ही होता है। तो हाँ, सती तो पूर्व की ही थी। बिल्कुल। तो इस प्रकार जो प्रेम हो गया, लेकिन अब दक्ष जो कि राजा हैं, तो उसके साथ ब्याह नहीं करने देना चाहते, उसके साथ हाँ विवाह हाँ। नहीं करने देना जी। चाहते, ये संघर्ष होता है। हाँ हाँ। तो मेरे मन में आया कि ये समाज आज भी समाज में वर्ग संघर्ष चलता है, जी जी। तो इसके माध्यम से उस वर्ग संघर्ष को भी खत्म किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, ऐसा मन में हम्म। आया। अच्छा, तो मतलब ये भी ये रचना के पीछे भी कहीं न कहीं आपका एक सामाजिक उद्देश्य था कि समाज के जी, 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 में जी। जो वर्ण संघर्ष होता है, वर्ग संघर्ष होता है, जाति-पाति को हुँ। लेकर जो बातें होती हैं, जी, कहीं न जी, कहीं जी। उसको तोड़ा जाना चाहिए। बहुत बिल्कुल, बिल्कुल। बड़ा ब सुंदर ख़्याल आया। लेकिन मैं जहाँ तक आपके बारे में जान रही हूँ कि आप आयुर्वेद से आपने 5.5 साल तक कार्य किया, हुँ, पढ़ाई की और उसके बाद आयुर्वेद की शिक्षा लेकर आयुर्वेद के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जी। आप ये पुराणों में कहाँ से पहुँच गए दक्ष और इसकी कहानी लेने के लिए? ये तो मस्तिष्क में कोई न कोई बिंदु तो आता ही है कहीं न नहीं कहीं तो से। अब मतलब हम पहले से परंपरा तो आपने ये पढ़ा हुआ था या आपका इसमें दर्शन में नहीं भी हमारी आपका इंटरेस्ट था?
जी, जी, हमारी परंपरा तो है ना। हम हाँ, हाँ। ये सब तो हमारे घरों में माता-पिता द्वारा, परिवार द्वारा ये चर्चा होती ही है, ये विषय सामने अच्छा, आता ही है। आता है तो तो इस फिर तरह से कहीं आपको लगा कि इसे जोड़ा जा सकता है समाज से। इसे जोड़ा जा सकता है और हमारे जो रिसर्च गाइड थे, पीएचडी गाइड थे, डॉक्टर जी। ब्रह्मित अवस्थी, बाद में स्वामी अनंत भारती हो गए। अच्छा, हाँ जी। हमेशा मैं उनको अम, स्वामी अनंत भारती के नाम से ही अपने ग्रंथों में मैंने उनका उल्लेख किया है। बल्कि ये जी, पुस्तक जो है गीता निर्झर उनको जी, मैंने जी। समर्पित किया है, उनकी भूमिका भी उसमें है। ओहो! तो उनके माध्यम से अनेक चर्चाएँ इस प्रकार से हुई। बहुत, बहुत ही मतलब उनके साथ बैठते आपने थे तो काफ़ी चर्चा एक करते जिसको कहते हैं ना कि एक खास अनमोल जो खजाना है ना, उसको कहीं न कहीं निकाल कर के और इससे थे। जोड़ा है। लेकिन मुझे एक बात समझ आई नहीं कि आप दिल्ली में पढ़ रहे थे और जहाँ तक देखती हूँ दिल्ली में आप कार्यरत भी थे। तो ये भारत से एशिया, एशिया से यूरोप में कैसे पहुँच गए और आप इटली कैसे पहुँच गए? ये क्या अ, कहानी है? मैंने जब अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया पीएचडी करने के बाद, हाँ, हाँ। तो तब क्लास में अ, एक मेडिकल सेंटर था पॉलीक्लिनिक, वहाँ पर हमने आयुर्वेदिक कंसल्टेंट कार्य प्रारंभ किया और हुँ, साथ में ये ओखला में अपनी क्लिनिक करता था मैं हुँ, 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 शाम को। हुँ, तो इस तरह से ये करते हुए मैं समाज से जुड़ा हुआ था। बाद में ये सरल जीवन स्वास्थ्य पत्रिका का संपादक के नाते काम किया तो समाज से जुड़े हुए विषय रखना, अ, समाज सरल भाषा में और उसको लोगों तक पहुँचाना। हुँ। इसके अलावा नवभारत टाइम्स में श्रीमान राम कृपाल सिंह जी संपादक थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप इसमें स्वास्थ्य लेख करिए। इस तरह से समाज के दृष्टिकोण से, हुँ, लाभ के दृष्टिकोण से आयुर्वेद का अध्ययन शुरू किया। केवल हुँ, शास्त्रीय नहीं, शास्त्रीय एक अलग विषय है। किताबें बहुत सारा शास्त्र के दृष्टिकोण से लिखना और वो रिसर्च के दृष्टिकोण से हुँ, वो हुँ। सारी किताबें आयुर्वेदिक कॉलेज में यूनिवर्सिटी में वो ठीक है, वो विद्यार्थियों के लिए रिसर्च के लिए पढ़ाई जाती हैं, उसका जी, उपयोग होता है, जी, वो भी जी, अच्छा लगता है। जी। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि ये आम जीवन में लोगों को जाए, आम हुँ, लोगों को पता लगे भई कैसे हम अपने को स्वस्थ और प्रसन्न बना कर रख सकते हैं। हुँ, तो हुँ, इसलिए उसी दृष्टिकोण से चिंतन हुआ तो कुछ न कुछ होता रहा ये। हुँ। तो जी। इटली कैसे पहुँचे? इटली का बस वही है कि चूँकि समाज से जुड़ा हुआ था, हुँ, तो संस्कृत का प्रचार-प्रसार मैं वहाँ करता था। अच्छा। अ, और आयुर्वेद के कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाना रहता ही था, हुँ, हुँ, किताबों से। तो चौखंबा में ये यहाँ के वीसी आए होंगे हुँ, हुँ। कभी हाँ, हाँ। पुस्तक खरीदने के लिए, जी, चौखंबा से यहाँ उनकी लाइब्रेरी के लिए। तो जी, वहाँ जी। से पता लगा कि ये इतनी सारी लिस्ट तो ये बहुत सारी किताबें ये डॉक्टर स्वामीनाथ मिश्र जी भी लिखे हैं। लिखी है, हाँ। तो वहाँ से पूछा होगा, वहाँ अजय गुप्ता हैं उसके पब्लिशर, वो बृजपाल दास गुप्ता, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये क्लिनिक करते हैं। जी, जी। तो वो तब तक मैं द्वारिका में क्लिनिक कर लिया था अपनी, अच्छा, आरोग्य निगम। जी। तो मेरे पास आए वो उसमें वो मिस्टर सतरंजन पाल और मरीजा कास्ताल्दी, ये 2 लोग थे वीसी और उनके प्रेसिडेंट। जी, जी। तो उन्होंने मुझे होटल में बुलाया हुँ, लंच के लिए कि भई आप आइए, जी, हम आपके साथ लंच करना चाहते हैं, तो मैं चला गया। जी। तो उन्होंने ऑफ़र दिया कि आप एक बार आके देखिए तो सही, आप यहाँ इतना काम कर रहे हैं और यूरोप में भी आयुर्वेद की ज़रूरत है। जी। तो मैं 3 महीने के लिए आया था एक तरह से टूर पे, अच्छा। ये कॉन्फ्रेंस के लिए लेक्चर, चेन लेक्चर के लिए 3 हुँ, महीने का। हुँ, हुँ। तो वो किया तो इन्होंने ऑफ़र दिया हमको कि आप यहाँ जॉइन कर लीजिए। इसके पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में आयुर्वेद का प्रवक्ता के नाते भी काम कर रहा था उसके विस्तारित परिसर में, स्टाफ हुँ, क्लास में। हुँ, हुँ। तो बस इसी तरह से यूरोप की यात्रा प्रारंभ हो गई, पहली बार आया और वहीं बस तो गए। बसा तो नहीं ख़ैर लेकिन बस जग गया जैसा आप कह सकती हैं। हाँ, लेकिन तो भारत आते-जाते रहते हैं। हाँ, बराबर अब ये 1 साल 1 वर्ष से नहीं आ पाया। अच्छा, नहीं वो तो तो अभी हर 3 कोरोना महीने के में कारण नहीं आ पाया। हाँ, इस कारण जी, से जी। नहीं आ पाया। तो तो इस मैं तरह से देख रही हूँ यूरोप की यात्रा पर जी, मैं देख रही हूँ कि आपने आयुर्वेद पर बहुत-बहुत सारी किताबें लिखी है, कम से कम मेरे पास 22-25 किताबों की लिस्ट तो मेरे जी, पास है, जिसमें इंग्लिश में भी है, प्रिंसिपल जी। एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेदा
और जी। एसेंस ऑफ क्लासिकल आयुर्वेदा। तो ये जी। जो और वैदिक वाड़म्य में प्राकृतिक चिकित्सा, तो हाँ, हाँ। ये इतनी सारी जो आपने जो ये किताबें जितनी भी लिखी है आयुर्वेद के लिए, जी। तो आप आयुर्वेद के लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपका अनुभव क्या कहना चाहेगा? एक तो होता है, मुझे 2 चीज़ें समझनी है कि एक तो आपके पास इतना समय कैसे था कि आप इतनी सारी किताबें लिख दो? किस समय हाँ, लिख ये तो है। पाते थे आप? बात ये है कि ये जो भी लेखन का काम होता है, जी, जो भी लेखक है, जी, वो जब सोता है, हाँ, तो सारी भूमिका वो सोने में बन जाती है, जी, जब सोता है। और ओके, सो के जब उठता है, तो हाँ, उसके मन में एक विचार आ जाता है। जी, उसे उसे पता भी नहीं होता कि ये सारा चिंतन वो पहले कर चुका है हाँ, हाँ, स सुप्तावस्था में। जी, और जब उठता है तो नॉर्मली जो जितने भी मैं और लोगों का तो बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ। जी, जी, 3 बजे नींद ज़रूर खुल जाती है, 3 बजे, हुँ, ढाई बजे। जी, तो जी, 3 बजे उठने के बाद 3, 4, 5, 6, 7 काफ़ी समय होता है। हुँ, तो हुँ। उस समय का काम मेरा चलता है। क्या बात है! बहुत, बहुत ही सुंदर बात आपने बताई ज़्यादातर, क्योंकि सारे दिन तो आप क्लिनिक में और इधर-उधर हुँ। व्यस्त रहते होंगे, तो जी। उसके बाद इतना कुछ लिख पाना अपने आप में वाक़ई में एक मिसाल बन जाता है। अब आप मुझे अपने अनुभव बताएँ कि क्या आज जितनी सारी बीमारियाँ हो गई हैं, कोरोना को हम लें या ना लें कोई बात नहीं, कोरोना तो अभी नई बीमारी है। हुँ, तो हुँ। आपको क्या लगता है कि उन सारी बीमारियों का इलाज अगर हम आयुर्वेद के थ्रू जाते हैं। अगर हम एलोपैथ को छोड़ दें या दूसरी जितनी चिकित्सा पद्धति है, उनके से अलग अगर हम आयुर्वेद को देखते हैं तो आयुर्वेद का स्कोप कितना है? कहाँ तक जाती है? इसकी सीमा क्या है? अब आप देखिए कि मुझसे लोग पूछते हैं जी, कि भई आप मांसाहार नहीं करते, आप जी, मद्यपान नहीं करते, जी। ये सब नहीं करते तो इतने ठंडे देश में आप रहते कैसे हैं? अच्छा। लोगों को लगता है कि ये तो ये करना ही चाहिए, स्वस्थ कैसे रहेंगे तो बीमार हो जाएँगे। हुँ, लेकिन हुँ, आज तक हुँ। मुझको ना तो जुकाम हुआ, ना तो अच्छा, सर्दी हुई, क्या बात ना है! तो अनिद्रा की समस्या हुई। हुँ, और ये कि भाई शराब पियो तो थोड़ा-सा रिलैक्स हो, वो भी ज़रूरत नहीं होती है, मैं रिलैक्स रहता हूँ। जी। कभी बीमार नहीं हुआ, कभी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसको कह दिया जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आऊँगा। हुँ, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप नियमित दिनचर्या, नियमित हुँ, अपना स्वस्थ वृत्त, हुँ, सद्वृत्त हुँ, और नियमित स्वाध्याय और व्यायाम और ये सब करेंगे, हुँ, हुँ, तो शरीर का जो शरीर का 3 सिस्टम से बैलेंस रहता है। ये हुँ। इंटरनेशनल प्रिंसिपल है। जी। वो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, हुँ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड हुँ। प्रिंसिपल ऑफ कोहेशन। ओके। कहने का अर्थ ये है कि गति का सिद्धांत और परिवर्तन का सिद्धांत और हुँ, स्थिरता का सिद्धांत। क्या तो बात है! हुँ, ये आयुर्वेद का है सिद्धांत है ये। जी। तो परिवर्तन से ऊर्जा पैदा होती है, यानी ऊर्जा एनर्जी और गति वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स बिना ग्रेविटी के। वो जी, हल्का है, वो हाँ, सरल है, जी, सूक्ष्म है जी। और लघु है। इस प्रकार से स्थिरता का सिद्धांत कोहेसन हुँ, मतलब इंटरलिंकिंग वो हुँ, रेजिस्टेंस हुँ, प्रतिरोध। हुँ, तो ये 3 शक्तियाँ हैं, 3 ही प्रिंसिपल है, 3 प्रिंसिपल से सारा दुनिया चलती है। हमारा जी, शरीर भी एक हुँ, मैकेनिज़्म है, एक जी। यंत्र है हुँ, और हुँ, उसको ये 3 चीज़ें चाहिए। उसको हम लोग वात, पित्त, कफ कह देते हैं। तो अच्छा। वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस अच्छा, है, वात, पित्त, कफ इनसे अलग नहीं है क्या? यही तो वात, पित्त, कफ है। हुँ, वात, पित्त यही और कफ। जी। वात, पित्त, कफ यही है। गति, वात से गति होता है। अच्छा, वातम गंधनुत वायु, जो ओके, गति कराए वो वायु है। अच्छा। और तप संतापे, ये पित्त है, जो हुँ, ताप करे। ताप हुँ, कैसे करेगा? जब परिवर्तन होगा तभी ओके। पानी करके ऊर्जा बनता है। जी, परिवर्तन से ही ऊर्जा छोड़ता जी, है। जी। और श्लिष आलिंगने माने जो रोके, रोक वो लेता कब है। ओके। जी, क्या जी, जी। बात है! ये मैं पहली बार वात, पित्त, कफ तो जानती हूँ, लेकिन हाँ। तीनों सिद्धांत अलग से जानते हैं, लेकिन ये तीनों मतलब एक में जुड़े हुए हैं, गति और ये वात, पित्त ये एक और साथ रहते हैं, ये अलग नहीं हो सकते। जी, अलग होगा तो जी, डिज़ास्टर। ये तीनों एक बहुत साथ रहते ओके, हैं। ठीक आइंस्टीन है। ने तो बहुत बाद में रिसर्च किया कि वेलोसिटी और एनर्जी और मास, ये हाँ, तो हाँ, पहले से है और इसको हम लोग चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। अच्छा, आधुनिक चिकित्सक इसको चिकित्सा में प्रयोग नहीं करते। तो मैं ये अच्छा। कह रहा था हुँ, कि ये तीनों को हम अगर बैलेंस बना के रखेंगे, हुँ, तो
शरीर फिर बीमार नहीं होगा। शरीर के अच्छा। लिए सिचुएशन, इकोलॉजी प्रॉपर उसको नहीं मिलेगी, प्रॉपर जो इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन जो है संक्रमण रोगों का कारण है, लेकिन वो द्वितीय कारण है। हम्म, प्रथम कारण जो है इसका, इस वात पित्त कफ का इम्बैलेंस होना, असामान्य असमंजस। जस, यस। जी, जी, जी। जी तो जी इसका अगर हम पालन करें, तो यही जी। मेरा रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले कि हम्म हमें अपनी जीवनचर्या, अपना व्यायाम, अपना हम्म ध्यान, इस हम्म, पर ध्यान देना चाहिए। वाह। तो ये आप मतलब थोड़े में आप अगर बता सके कि हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए कि ये तीनों बैलेंस हो सके, ज़रूर। क्योंकि इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रोग्राम करना होगा, बहुत सारी क्लासेस लेनी होगी। लेकिन जी, दो जी। कुछ पंक्तियों में अभी इस कोरोना काल में जैसे कि लोगों को पता चले कि हम किस तरह अपने आप को हुँ। बैलेंस रख सकते हैं, जी, जी, बहुत अच्छा प्रश्न क्योंकि आपका है आपका विषय और बहुत बहुत ही सामयिक है, इंटरेस्टिंग। जी बहुत उपयोगी है। जी। इसी दृष्टिकोण से लेकर के हमने आयु योगा एक पुस्तक भी लिखी है, अच्छा। जो जी। जी जी तो यही यही है उसमें आयुर योगा, माने आयु का योग। आयु क्या है? जी। आयु है शरीर, मन और आत्मा का संयोग, और हम्म। इस योग को बनाए रखना आयु योग है। जी। शरीर, मन और आत्मा। हम्म। आत्मा जो है वो कॉन्शसनेस है, चेतन जी है। जी। बिना चेतन के मन और शरीर सक्रिय नहीं होगा। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है कि इसको बना के रखना है। हम्म। अब उसको बनाए रखने के लिए हमें 2 चीज़ करनी है। जी एक स्रोत हैं। मॉडर्न में अध्ययन किया है सिस्टम, जैसे नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम्म। ये सिस्टम है। जी। और आयुर्वेद में वो स्रोत के रूप में वर्णन किया गया है। अच्छा। स्रोत, हम्म तो जैसे प्राण वह स्रोत, जल वह स्रोत, हम्म ऐसे अन्न वह स्रोत, हम्म फिर पुरीष वह स्रोत, मल वह स्रोत, मूत्र हम्म, वह स्रोत, ऐसे स्रोत। 3 जी जी। स्रोत बाहर से शरीर के लिए, जो अन्न, जल और वायु का ग्रहण करते हैं, और हम्म 3 स्रोत जो है वो शरीर से बाहर के लिए है, विष, मल और मूत्र, ये हम्म, विसर्जन के लिए। तो जी। इसको शुद्ध और बैलेंस रखना आवश्यक है। हम्म। इसके लिए एक तो नियमित व्यायाम करना ज़रूरी है, ओके। व्यायाम करना आवश्यक है। हम्म उससे क्या होगा, व्यायाम से दबाव पड़ता है, दबाव हम्म से जो स्रोत है, वो शुद्ध होता है, जो हम्म। विजातीय पदार्थ है वो बाहर निकलता है। एक काम ओके। ये करना चाहिए। जी। दूसरा काम ये करना चाहिए हम्म। कि मन को, केवल शरीर के स्वस्थ रहने से तो बात नहीं बनेगी, ओके। मन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो मन के स्वस्थ करने के लिए हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। ओके। ठीक है। 10 सेकंड अगर हम कर लेते हैं, जी। 20 सेकंड अगर कर लेते हैं, हम्म तो वो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए क्या करना हम्म कि श्वास के ऊपर ध्यान करना, श्वास हम्म। को देखना एक तरह से। जी जी तो जी। हम अपने आप को धारणा कर लें, कंसंट्रेट कर लेंगे, बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल। ध्यान करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो श्वास के ऊपर ध्यान करना, जी इससे मन शांत होता है। जी तो बिल्कुल। 2 चीज़ हो गया। तीसरा, आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम्म। आहार हर व्यक्ति को अपने ढंग से लेना चाहिए। अच्छा। आहार में समानता नहीं है, जैसा हम्म जिसका शरीर हो। अगर वो वात प्रकृति है, तो उसको उसके हिसाब से आहार लेना चाहिए। पित्त प्रकृति है, उसके हिसाब से। कफ प्रकृति है, उसके हिसाब से। जी तो ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है वात का, जो पित्त और कफा। जी। तो उस प्रकार से ये आहार पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम्म। तो अगर बैलेंस है तो सब सब चीज़ खाना चाहिए, कोई एक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओके। सबसे मुख्य चीज़ है सामान्य के लिए। भई खाली हमें मीठा पसंद है तो मीठा चीज़ खाना ये ठीक नहीं है। हम्म। कटु भी और स्पाइसेस, ये हम्म। बिटर भी, जी इस तरह जी। से सब चीज़ को आहार में सम्मिलित करना चाहिए। हम्म। जी, तो और क्या नींद समय पे जाना चाहिए सोने। समय पर सोना चाहिए? हाँ, अभी इसी दौरान बात हो रही है तो एक चीज और आपसे पूछ लूं कि आज कोरोना में ये होता है कि सब बोलते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, तो ऐसी हुँ। क्या चीज आयुर्वेद बताती है जिससे इम्यून सिस्टम बढ़ता हो? देखिए, मैं आपको बताऊँ, जी। आयुर्वेद में बल शब्द प्रयोग किया गया है, सत्व बल। ओके। सत्व बल पहला, हाँ सत्व हाँ। माने मन। अच्छा। मन अगर स्थिर है, हाँ। बहुत जल्दी संक्रमण फैलता है, जब सत्व बल कमज़ोर है। आदमी अगर ओके। अगर डाउन हो, अरे! मैं तो बीमार, ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, भय हो जाए, जी। तो जल्दी बीमार होगा वो। एक हाँ तो हाँ। मन को मजबूत करना, पहला जी काम, जी। जिसके लिए मैंने आपको बताया कि ये ध्यान करना।
जी, प्राणायाम करना और ध्यान करना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो दूसरा क्या है कि अ, अपने दिनचर्या में हुँ, ऐसा भोजन लेना जैसे जो डाइजेशन, क्योंकि जब तक पेट खराब नहीं होगा तब तक ये वायरस और ये बुखार होगा नहीं। वायरस ओके। का मतलब वायरस का मतलब सीधी-सी बात है बुखार, फीवर, हुँ, ज्वर। तो ये ज्वर होगा, ज्वर के साथ जुकाम होगा और खाँसी होगा, ये सब चीज़ें होगा। तो ज्वर तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि आमाशय जो पेट है, हुँ, हुँ, उसका पाचन खराब नहीं होगा। ओके। तो जो ड्राई पाउडर है जिंजर का, हुँ, इसको विश्व भेषज बोलते हैं। अच्छा। ये अगर व्यक्ति लेता रहे हुँ, हम लोग जिंजर को ये बोलते हैं, जिंजर के ड्राई पाउडर को सौंठ बोलते हैं। तो पाचन ठीक रहेगा। जी, ये ये जो है 2 काम करती है ये सौंठ, सौंठ बोलते हैं, सूंठी बोलते हैं, जी, हम लोग सौंठ कहते हैं सूखा हुआ या ड्राई जिंजर, तो उसको ड्राई कैसे जिंजर। लेते हैं? उसका पाउडर हाँ, उसका पाउडर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। जी, जी। आर्द्र अदरक से। हुँ, हुँ, तो उसको पाउडर को 1 टीस्पून जो होता है, हुँ, हुँ, उतना हुँ, खाने से पहले अगर ले लें, अच्छा। सुब 1 टाइम ले लें शाम को तब भी बहुत है, 2 टाइम ले लें तो भी हुँ, हुँ, ठीक है, क्योंकि हुँ, ये 2 हुँ, काम करता है। एक ओके। तो ये जो भोजन है उसको पचा देता है, जो हुँ, खाया हमने। जी, दूसरा अंदर की जो जी। होने नहीं देगा। ये आपकी आपकी आवाज़ चली गई थी, दूसरा क्या बताया आपने? जी। किस संदर्भ में? कहाँ पे? आपने भोजन को पचाता है कहा और दूसरा? हाँ, 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 हाँ। जी, भोजन को डायरेक्ट पचाता है। जी, भोजन को शरीर के अंदर के जो पाचक अग्नि है वो पचाती है। जी और तो दूसरा ये क्या क्या ये बताया क्या आपने? ये दीपन और पाचन, इसका गुण है दीपन और पाचन, ये अच्छा, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में। हाँ, हाँ, दीपन मतलब अग्नि को प्रदीप्त करता है, ओके, आमाशयिक पाचक रस को। और ओके, पाचन में डायरेक्ट वो सीधे भोजन को पचा भी देता है। तो ओके। अगर भोजन पचता रहेगा, हुँ, हुँ, म्यूकस नहीं बनेगा, अग्नि जो है वो अंदर की नहीं बाहर आएगी तो बुखार नहीं होगा। हुँ, बुखार नहीं हुँ, होगा तो वायरस वगैरह का असर नहीं होगा। हुँ, हुँ, एक हुँ, चीज़ तो ये। हुँ, दूसरा इसमें स्वेदन जो है आवश्यक है हुँ, शोधन के लिए। हुँ, तो हुँ, फेस फेस के ऊपर भाप देना ये आयुर्वेदिक हिसाब से इसको स्वेदन बोलते हैं। तो ये अच्छा। आवश्यक। हुँ, हाँ, हुँ, जी। फेस के ऊपर भाप देना। भाप देने से वो जो भी जमावट है वायरस का वायरस वगैरह तो हम जानते नहीं हैं। जी, हमारा जी, ये है कि जो भी मल इकट्ठा हो रहा है, उसका वो हाँ। साफ कर देगा। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा, बहुत तो मैं तो ये देख रही हूँ कि आपने बहुत-बहुत सारी किताबें लिखी, तो इतनी सारी जो आपने किताबें लिखी हैं, तो वो जी। आपने अ, अपने अनुभवों को उसमें डाला है या जैसे एक होता है कि हम पुरानी जो किताबें हैं आयुर्वेद की उसकी व्याख्या करते हैं या अनुवाद करते हैं, तो ऐसा क्या है? जी, उसमें ऐसा है जी, कि कुछ पुस्तकें उसमें ऐसी हैं जैसे रस रत्नाकर है, नाड़ीज्ञान जी, तरंगिणी है जी, और ये इनका हमने संपादन और अनुवाद किया है हिंदी जी, में। जी। ये भी दुर्लभ थी, तो मेरे मन में आया कि ये भी आना चाहिए, समाज में लाना चाहिए, तो ये बहुत काम तो ये कुछ पुस्तकों का हमने अनुवाद और संपादन किया है प्राचीन जी, किताबों का। जी, जी। और कुछ हमने संग्रह किया है, हुँ, जैसे पर्यावरण विज्ञान, आयुर्वेद में पर्यावरण हुँ, और मोक्ष का विषय है तो मोक्ष आयुर्वेद, अच्छा। लेप संग्रह बहुत ज़्यादा लेप का आजकल प्रयोग होता है, ख़ास करके बहनें हमारी ज़्यादा जी, जी। ये फेस पैक वग़ैरह, तो हुँ, मैंने कहा कि इसके लिए भी एक ग्रंथ चूँकि लिखा आयुर्वेद जाए। है, वाह! जीर्ण था, तो मैंने उसको संग्रह करके एक पुस्तक वो बनाई। एक तो जी, संग्रह ग्रंथ है। जी, जी। इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो मैंने अपने चिकित्सा का अनुभव लिखा है, जैसे आयुर्वेद चिकित्सा। हुँ, हुँ। इसमें मेरा जो अनुभव है वो इसमें लिखा हुआ है। अच्छा। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो स्टडी है, जो रिसर्च टाइप का है, जैसे औषधि कैवल्य। हमारे मस्तिष्क में आया कि सुश्रुत कहते हैं कैवल्यार्थम प्रवृत्तयः, जो हुँ। शरीर प्राप्त हुआ है, जो प्रवृत्ति हुई है प्रकृति की, हुँ, वो हुँ, कैवल्य के लिए प्रकृति है, हुँ, कैवल्य कैवल्य प्राप्त करने के लिए। हुँ। तो
उस पर मैंने उस पर अध्ययन किया हुँ, कि किस प्रकार से आयुर्वेद के द्वारा ये हुँ, कैवल्य प्राप्त होगा। तो हुँ। कैवल्य तो ज्ञान के द्वारा ही होगा, मोक्ष बिना ज्ञान के होगा नहीं। ये ज्ञान हो जाए कि शरीर क्या है, तत्व क्या है, ये जो जैसे आप जा रहे हैं कहीं, नदी जी, है, पार करना है, मुझे बिल्कुल। बचपन का याद है, हाँ, हाँ। तो हम डरते थे कि कितना पानी है, लेकिन जब कोई आदमी आगे से चला गया, देखा अरे ये तो घुटने से थोड़ा-सा ऊपर है, तो हम हम भी जा पीछे-पीछे सकते। निकल लिए, भय क्या खत्म बात हो गया। है! बिल्कुल, तो बिल्कुल। सही तो है। उसी प्रकार ये औषध कैवल्य के जो है। जी, मैंने काम किया, तो वो रस के द्वारा जो हुँ, रसायन है, हुँ, वो हुँ। रज और तम को घटा देता है और अच्छा। सत्व को बढ़ाता है। हाँ, सत्व हाँ। को बढ़ने से फिर सात्विक बुद्धि होती है, प्रज्ञा शुद्ध प्रज्ञा होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा होती है, जी, सत्या प्रज्ञा होती है। जी। उसके बाद ज्ञान हो जाता है कि ये जीवन है क्या? शरीर अवयव है, पंचमहाभूत से बना हुआ है, जी। आत्मा जो है अजर अमर है, कॉन्शसनेस, तो आदमी कॉन्शसनेस में चला जाता है। तो जब हुँ, कॉन्शियस चेतन समझता है अपने आप को, तो एक दृष्टा की तरह से ऑब्जर्वर हो जाता है, बहुत कि सब सुंदर। काम अपने आप प्रकृति कर रही है, जीवन-मरण सब होता है, कोई रोक नहीं सकता, सब हुँ, चलता रहता है। हुँ। उसको वो उससे इन्वॉल्व नहीं होता, उससे अटैच नहीं होता। जी। तो इस प्रकार से वो इच्छा, ईर्ष्या और द्वेष इस तृष्णा से मुक्त हो जाता है। तो ये ये औषध केवल प्रकाश में ये सारी दर्शन की बातें हैं? जी, उसमें कैवल्य की ही बातें हैं। अरे उसमें वाह! स्रोत भी क्या है, बात! शरीर भी है, मन भी है, आत्मा है, लिंग शरीर है, स्थूल शरीर है, हुँ, गर्भांतर कैसे होता है, देहांतर कैसे प्राप्त करता है हुँ, जीवात्मा और किस प्रकार शरीर का शोधन करके और सत्व को बढ़ा सकते हैं रसायन के द्वारा। जी, हुँ, जी, जी। हुँ, जी, हुँ। जी। बहुत, बहुत ही सुंदर है और ये पुस्तकें हमें उपलब्ध कैसे होगी अगर चाहिए तो? आपको मैं आऊँगा तो आपको मैं खुद आपके पास लेके आ जाऊँगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को चाहिए तो जैसे यहाँ कोई प्रकाशन वगैरह तो होगा? प्रकाशन चौखंबा से मिलता है उसके वो ऑनलाइन भी लिंक है, हाँ, मैं आपको भेज सकता हूँ, हाँ, वो आप तो भेज आप दें, उसको तो जिनको भी आप अपने चाहिए लोगों हम को उन्हें भी बता करके आप सकें। जी। हुँ, हुँ, हुँ। तो बहुत मुझे दिख रहा है कि आप जो है इतनी बहुमुखी प्रतिभा के जिसको धनी कहते हैं और आपने बचपन से लेकर आज तक इतना कार्य किया है क्योंकि हुँ, आयुर्वेद भी किया है, साहित्य में भी जी, काम किया और उसके बाद मैं देख रही हूँ कि अभी आप जैसे दर्शन की बातें कर रहे थे तो जी, जी, आपने मोक्ष और कैवल्य को औषधि से जोड़ करके जी, मतलब दर्शन की जो बात की है वो अपने आप में वास्तव में अनूठी बात है कि औषधि जी, के जैसे आपने रस और आयुर्वेद की बात की और उसके साथ उसने कैवल्य प्रकाश और मोक्ष हुँ, आयुर्वेद संग्रह ये अपने आप जी। में अनूठे से नाम है और इनमें बातें भी थोड़ी अनूठी सी लगती है कि मन करता है इसे जरूर पढ़ा जाए। तो बहुत बहुत जी, अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे लग रहा है मैं जी, जानती रहूं पूछती रहूं कुछ ना कुछ क्योंकि आयुर्वेद में मैं भी बहुत ज्यादा रुचि रखती हूँ और बहुत मेरा जो है मैं कह जी, सकती हूँ बहुत पसंदीदा विषय भी है और एक वास्तव में मुझे लगता है कि जीवन के लिए ये इतना श्वेत पक्ष है जैसे कि अगर हम एलोपैथ की बात करते हैं तो उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी बहाव है, लेकिन आयुर्वेद जो लगता है ना कि कहीं इन सब चीज़ों से अगर वास्तव में सही तरीके से जाएँ, तो ये एक बिना किसी साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ लगती है, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट की बात हमेशा होती है। तो जी, जी, तो ये चीज़ें लगती हैं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम जी, ज़रूर फिर से मिलेंगे और अगली बार जी, आपके ज़रूर। साहित्य पर और ख़ास करके मैं चाहूँगी जो सती और शिव पर आपने लिखा है, तो जी, जी। आज हम मिले बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो कि कवि भी हैं, लेखक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर हैं और कहीं न कहीं मोक्ष और ध्यान की बात भी करते हैं। तो और सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही डॉक्टर स्वामीनाथन जी से हम मिले, स्वामीनाथ मिश्रा जी से जी। और अगली बार हम मिलेंगे डॉक्टर स्वामीनाथ पोएट से, लेखक से और उनकी लेखनी के बारे में भी जानेंगे। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, जी, आप बहुत-बहुत धन्यवाद आपको कहना डॉक्टर इंदु जी, चाहेंगे अंत में आप कुछ बहुत-बहुत धन्यवाद। कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? बस मैं ये तो चाहता हूँ कि जीवन जो है, वो जीने के लिए मिला हुआ है, जी, तो उसको जीने के लिए मुक्त जीवन चाहिए, जीवन जी। मुक्त। हाँ, तो उसके बिल्कुल। लिए कुछ करना पड़ेगा, जी। कुछ करने का प्रारंभ करना चाहिए। हुँ, तो सबसे पहले तो सर्वम अन्यत् परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत्,
सब कुछ छोड़ करके शरीर की रक्षा पहले कर। लोग शरीर पर ध्यान नहीं देते, लोग ध्यान देते हैं बिल्कुल। कितना एन्जॉय करें। एन्जॉय तो शरीर से ही होगा। इसलिए हुँ, शरीर और मन पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जी, उसके लिए अपनी दिनचर्या, अपना जीवन वृत्त और अपना जो शरीर है उसको संतुलित रखते हुए और दृष्टा की तरह एक अच्छे कर्ता की तरह आदमी कार्य करके अपनी सफलता को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इतना ही मेरा कहना है। बहुत बहुत सुंदर बात कही डॉक्टर साहब ने कि हम लोग ज्यादातर अपने शरीर को ही उपेक्षित रखते हैं और जी, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हम जीवन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे कुछ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात कही और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वो खुद हैं कि वो इटली जैसी ठंडी जगह पे रहते हैं, भारत से वहां गए हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि इन्हें कभी एक खांसी तक नहीं हुई। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप शरीर को ध्यान में रखें और दृष्टा की तरह रखें, उसके साथ मोह न करें। तो कहीं न कहीं आप अध्यात्म को साथ में लेकर चले संसार के साथ-साथ, जी, तो जीवन बड़ा आसान, बहुत सरल हो जाता है और कोरोना जैसी कोई भी बीमारी आपके पास भी नहीं फटकेगी, अगर आप जी। मन और तन दोनों को स्वस्थ रख पाएँगे। तो आपका संदेश भी बहुत सुंदर है। आपका बहुत-बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आभार आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे नमस्कार, बात करके। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर इंदु जी।